आर्ट्स के बच्चे हैं क्या सारे? 10वीं तक तो पढ़ी जाती है। याद रहती है। हाँ ये है। कितने बजे आते हो तुम? सुबह कितने बजे आते हो? 7 बजे? तो ये कब आएंगे फिर? ऐसे तो बैठे रहो। नया टॉपिक शुरू करेंगे तो ये पावड़े हो जाए, बैठे रहेंगे उधर। क्या हस्तकला करवा दे? तू कहेगा वो ही करवा दे। वो तो इनमें आ जाएंगे। चलो हेडिंग लगाओ तो दिखा फिर। हस्तकला। बैठो बैठो, बस बातें नहीं है, बोर्ड पे देखो दिखा। इसका आधार समझो, उसके बाद में ये समझ में आ जाएगा। देखो हस्तकला का अर्थ क्या होता है? हाथ से अनेक कलात्मक वस्तुएं बनाना तथा, अरे बातें नहीं, रंग भरने की कला। यानी कि क्या होता है कि हाथ से इसमें बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं और हाथ से बना के और उसमें जो रंग भरते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं? हस्तकला। अब आज अपने पास सब कुछ है, ये मान के चलो कि आज का व्यक्ति सब आर्थिक रूप से मजबूत होता है। पुराने टाइम में लोग जो थे उनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी, लोगों के पास में पैसा नहीं था। और जब पैसा नहीं था तो फिर क्या करे? तो फिर लोग क्या करते थे कि भाई घर में छोटी छोटी कोई चीजें बना लिया करते हाथ से और उनको मार्केट में बेच दिया करते, रंग भर दिया करते ताकि वो सुंदर लगेगी, कोई उसको खरीद लेगा। क्योंकि अपना समाज जो है वो प्रदर्शित जो चीजें होते हैं प्रदर्शनी वाली, उनको जल्दी खरीदता है। अब आज इन चीजों को अपन तो सहन ही नहीं कर सकते, अपने सामने ऐसी कंडीशन कभी आई ही नहीं। नहीं तो मैं अच्छे से जानता हूं कि गांव में जिनके पास में खेती नहीं थी वो बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे ही
कोई मेला लगता था गांव का, और गांव का मेला जब लगता तो वो मिट्टी लाते चिकनी, और चिकनी मिट्टी उसमें मिलाते गाय का गोबर, और उन दोनों को मिक्स करके, और उसके बाद में ऊंट बनाते, छोटे छोटे ऊंट बना के, और उसके ऊपर कलर चढ़ाते, गले में कुछ और, पीठ पे कुछ और, उसके पैरों के पास कुछ और, इसको खूबसूरत बनाते। और ऐसे लगभग 100 ऊंट बना लिए छोटे छोटे, और उन ऊंटों को लेके गए, मेला लगा, क्योंकि लोग सब ज्यादा इकट्ठे कब होंगे, मेले के टाइम पे। तो मेला जैसे ही लगा तो वो लोग क्या करते, वहां पर ऊंट जो होते उनको रख लेते। अब उनको भी पता था कि सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं मेलों में, और बच्चा जिद का पक्का होता है, बड़ा आदमी तो ये चीजें कहाँ खरीदता है, तो बच्चे को तो दिखाया तो पक्का लेगा। तो देख लिया करो, जो फुटकर व्यापारी होता है वो हमेशा बच्चों को ही टारगेट करता है। जैसे बच्चा जाएगा पास से तो करेगा, लेगा क्या, तो उसको फिर वो कर देता है शुरू, फिर वो बच्चा अपने आप अपने से ले लेता है पैसे। तो उन ऊंटों को बेच के आते, 50-100 जितने पीस बनते और बिकते, तो उसके बाद में अपने घर वापस लाते वो पैसे, उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो ये कला तो वो है जो व्यक्ति का जीवन यापन इसी पे होता है, इसी पे आधारित होता है। तो हाथ से चीजें बनाओ, उसमें अच्छे अच्छे कलर भरो, और उसको मार्केट में बेच दो, वही कौन सी कला कहलाती है। मशीनों से नहीं बननी चाहिए, मशीन की कला को कभी भी हस्तकला नहीं कहते हैं। इसलिए अपने राजस्थान में अधिकांशतः लोग, 62% लोग खेती पे निर्भर थे। इसीलिए अपने राजस्थान का तो ये टॉपिक हो गया। अब इसको कहा जाए तो लोग कहते हैं कि साहब ये टॉपिक है, पर इसको पीछे जाके देखे ना तो पता चलता है कि ये तो लोगों का काम ही था, बेचारों का। क्या करें, जीवन कैसे चलाएं, तो ये तो जीवन इस पे आधारित होता था। अब उस समय में खेती, 62% लोग खेती पे निर्भर है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश होती नहीं है, हर 3 साल में अकाल गिर जाता है। तो उस समय में क्या करे फिर तो फिर बेचारे कुछ ना कुछ बेचते रहते थे। तो इसीलिए आप याद रख सकते हो कि हस्तकला का मतलब कि कलात्मक वस्तुएं कोई भी जो अच्छा लगे और उस पर रंग भर दो, वही कला क्या कहलाएगी, हस्तकला। एग्जामिनर यहां से 4-5 सवाल सीधे सीधे फैक्ट में पूछेगा। हस्तकला का तीर्थ स्थल पूछता है, हस्तकला का तीर्थ स्थल। अगर आपसे पूछे कि हस्तकला का तीर्थ स्थल जो है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है जयपुर। कौन सा। अब इसको क्या रखना है, सीधी बात यह है कि जनसंख्या सबसे अधिक कहां, तो हाथ भी सबसे अधिक कहां, तो लोग भी ज्यादा माइंड वाले यहीं पे ही, अलग अलग प्रकार के भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं, तो चीजें भी ज्यादा यहीं बनेगी। भाई जनसंख्या होगी तभी तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तभी तो आप चीजें बनाओगे, और लोग होंगे तो ही बनेंगे ना। ये कोई मशीनों की तो बात ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे, और फिर जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे ये भी तो होता है ना कि गरीब ज्यादा निवास करते हैं, क्योंकि अमीरों का तो रहना मुश्किल काम है ना शहर के बीच में। तो इसी प्रकार से यहाँ अमीर नहीं, गरीब ज्यादा। तो हाथ से हस्तकला का तीर्थ स्थल कौन सा होगा, जयपुर। इसका सीधा मतलब ये होता है कि एग्जाम में कभी सवाल आता है और कोई भी कला के बारे में नहीं पता और ऑप्शन में जयपुर होता है, तो अधिकांशतः, फिक्स नहीं पर अधिकांशतः उत्तर कौन सा होता है, जयपुर। क्योंकि यहां सब चीज बनती है, सीधी बात ये होती है। उसके बाद में अगली बात आती है कि हस्तकला का उद्योग केंद्र, हस्तकला का उद्योग केंद्र। और ये उद्योग केंद्र आप याद रखना, जहां से व्यापार के लिए भी चीजें बन बन के जाती हैं, तो उद्योग केंद्र बना दिया। और वो ऐसा बोरानाड़ा, बोरानाड़ा कहां पे है, जोधपुर। ये आरएस 2000 में अभी लास्ट वाला आरएस जो हुआ था उसमें 2-2, 3-3 सवाल आए इस बोरानाड़ा से, पूछे ही जाते हैं। तो ये उद्योग केंद्र है। आपसे पूछे कि हस्तकला की आत्मा, हस्तकला की आत्मा, हाँ, आत्मा किसको कहते हैं, मीनाकारी को। अच्छा, मीनाकारी को इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये तो सोने पे आभूषणों की जड़ाई होती है। आभूषण जो होते हैं उनमें रंग भरने की कला है, और ये अपने आप में एक अलग पहचान दिलाती है राजस्थान को। यानी कि मीनाकारी केवल राजस्थान में होती है, या तो फारस में होती थी किसी समय में, ईरान, पर्शिया में, फारस में, और उसके बाद लाहौर, लाहौर के बाद राजस्थान में जयपुर। इसके अलावा कहीं मीनाकारी का काम नहीं हो सकता।
आभूषणों पे रंग चढ़ाने की कला अपने आप में ये अलग शानी रखती है राजस्थान की। इसलिए आत्मा है जी, सबसे ज्यादा यही होती है, और ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मानी जाती। इसीलिए मीनाकारी। अब मीनाकारी के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे आगे। मैं से मीनाकारी, मैं से मानसिंह लायार, ये सबको पता ही है। और ये मीनाकारी भी कहाँ की कला है? राजस्थान में जयपुर की। थोड़ा सा याद रखना। और इसको लाया कौन था? तो मानसिंह। क्योंकि सीधा फैक्ट कभी आ जाए तो यहां तक याद रख सकते हो, उसके बाद में इनको अलग से पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में अगली बात आती है कि हस्तकला जो होती है, इसके लिए उद्योग केंद्र जो होता है, इसको पैसा विपणन, हस्तकला को विपणन कौन सा उद्योग सहायता देता है? तो हाँ, तो ये कौन से तहत आती है? हस्तकला लघु उद्योग का उदाहरण है। कौन से उद्योग का? लघु उद्योग का। ये लघु उद्योग का उदाहरण है ना, लघु उद्योग के तहत आती है। ये बात आप याद रख सकते हो। और इसको विपणन, पैसा जो होता है वो कौन प्रदान करता है? तो विपणन देता है इसको राजसिको। कौन सा? राजसिको जो होता है, ये ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप वैसे, है ना। राजसिको, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। और राजसिको जो है, इसका मुख्यालय जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर। अच्छा, आपके जीके में ज्योग्राफी में से ये 2-3 ऐसे हैं, जैसे राजसिको है, इसकी स्थापना पूछी ही जाती है। जैसे रिको है, उसकी पूछी जाती है। रीडा है, आरएफसी है ना। इन सब की चारों की तो स्थापना कभी ना कभी पेपर में पूछ लेगा। ये 4 सवाल तो फिक्स है कि रीडा की स्थापना कब हुई, आरएफसी की स्थापना कब हुई, रिको की, राजसिको की स्थापना कब हुई। तो ये सब। अब राजसिको क्या करता है कि छोटे उद्योग के लिए जो व्यक्ति काम करने वाले हैं उनको पैसा उपलब्ध करवाता है। और अब की बार के बजट में तो सरकार ही कह रही है कि अब तो तुम रोजगार देने वाले बनो, है ना। रोजगारों की जरूरत नहीं है, अब तुम सारे डायरेक्ट रोजगार ही दो दुनिया को। खुद के रोजगार के ठिकाने नहीं है, रोजगार देने वाले बना रहे, है ना। इसीलिए तो सरकार चाहती है तो भाई बनो अब रोजगार देने वाले। तो यहां से वही बात है कि ये उद्योग जो होता है, जैसे मान लो कि 5 लाख तक की सहायता आपको मिल सकती है। यहां से आप कोई भी व्यापार शुरू करोगे तो और जगह से पैसा अगर लोगे तो ब्याज अधिक देना पड़ता है, यहां पे ब्याज आपको कम देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि गाड़ी निकलवाते हो, गाड़ी निकलवा लेते हो, तो गाड़ी कभी भी भाई कैश में कौन निकलवाएगा? क्या फायदा है उसको निकलवाने में? नुकसान ही है हमेशा। एक साथ 15-20 लाख रुपए दिए, क्या फायदा हुआ? देते रहो, जाते रहेंगे। वो कौन सा उठा के ले जा रहे हैं आपकी गाड़ी को? कटते रहेंगे, जाते रहेंगे। कभी भी कैश में गाड़ी खरीदनी नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। जितने बिजनेसमैन लोग हैं उनके पता नहीं कितना कितना कर्जा होता है, आप ये सोचते हो, पर वो उस पैसे से पता नहीं कितना डबल करते हैं। बस फर्क इतना होता है। तो यहां से गाड़ी खरीदनी हो तो अब तुम किस्तों पे लो आराम से। अब उसमें ये होता है कि साहब, एक तो होता है ग्रामीण बैंक से किस्त कराओ। तो ये क्या करते हैं गाड़ी वाले जो होते हैं ना, कंपनी वाले जो किस्त करने वाले होते हैं, वो ग्रामीण से नहीं करते, क्योंकि इनको कोई फायदा ही नहीं होता उसमें। ये कहेंगे प्राइवेट बैंक से कर देंगे, 8% ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 12%, क्योंकि आपका ब्याज अधिक बन जाएगा। जैसे 2 लाख रुपए बनने हैं तो ये 3.5 के आसपास पहुंचा देंगे। और आपने ग्रामीण बैंक से करवाने की बात कही तो कई दिनों में गाड़ी निकाल के देंगे, लेट कर देंगे उसको 15 से 20 दिन, इसमें तो ब्याज ही नहीं। तो भाई फायदा ग्रामीण बैंक से है तो उससे ब्याज कम लगता है, सरकारी बैंक है तो उससे ब्याज कम लगता है। तो उसी प्रकार से ये आपको अगर कोई नया काम शुरू करते हो तो भाई इतने रुपए ले सकते हो और इसका ऐसे ऐसे किस्तों में आप चुका सकते हो। तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जो लघु उद्योग को बढ़ावा देने के, बढ़ावा ही मिलेगा। आज कोई भी व्यापार शुरू करता है तो उसके पास पैसे हैं कहाँ? वो सरकार दे रही है यहाँ से इस कंपनी से, पर उसके पीछे थोड़ा बहुत कुछ होना चाहिए, तभी वो सर ये देंगे। और कुछ वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं, तो इस वजह से पैसा मिल गया। अब आपने कोई 5 लाख में शुरू कर दिया छोटा लघु उद्योग, और फिर उससे आप कमा कमा के खा रहे हो और इनके चुकाते जाओ धीरे धीरे। तो राजसिको ऐसी संस्था होती है। उसके बाद में जो ये हस्तकला है, इसको बढ़ावा देने के लिए, हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है या लोग क्या क्या कर रहे हैं देने के लिए? शिल्पग्राम की स्थापना हो रखी है। जैसे मैं आपसे कहूं, एक शिल्पग्राम हवाला, कहां पे ये? हवाला ग्राम उदयपुर, इसकी स्थापना। एक दूसरा पालगांव जोधपुर,
कौन सा? पालगांव, जोधपुर। ठीक है। एक आपके यहाँ है ही जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, ये जयपुर में है। मुख्यतः आपसे दो ही पूछे जाते हैं, पहला और दूसरा। ये हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए मेले लगाए जाते हैं। उदयपुर वाला शिल्पग्राम जो है, वाला गांव, गांव का नाम हवाला है जहां पे ये कला जो होती है, इसमें कभी जाओ, हमेशा फिक्स तिथि है इसकी। ये 21 तारीख, 21 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक चलता है। पर इसमें क्या भीड़ होती है, जबरदस्त। यहां पे आपको सब कुछ प्राचीन संस्कृति देखने को मिलेगी। झोपड़ियां बनी हुई होंगी, कपड़े पुराने टाइप के मिलेंगे, मटके मिलेंगे, मतलब कच्ची चीजें ज्यादा, मट्टे के बर्तन वगैरह सब मिट्टी के बनेंगे। यानी कि आप किसको बढ़ावा दे रहे हो? ग्रामीण संस्कृति को। तो गांव जब भी तो लगा हुआ होता है, हवाला गांव, गांव हवाला है और एक पहाड़ी सी है थोड़ी ऊंचाई पे, वहां पे ये मेला लगता है जबरदस्त। टिकट लगती है, लोगों की भीड़ लगती है बहुत भयंकर। बिना टिकट के तो अंदर एंट्री नहीं होती। टिकट 50-100 ऐसे, और लास्ट वाला दिन 31। पर इसके अंदर राजस्थान की संस्कृति जो होती है उसको बखूबी दिखाया जाता है, बड़ी गजब। ये नृत्य वर्त्य जितने भी होते हैं ना, कच्ची घोड़ी, गवरी, गैर, सब उसमें चलते हैं दबा के। तो इसलिए वो चलता रहता है, स्टेज बनाया जाता है। देखे होंगे तो आजकल वायरल वीडियो खूब देखे होंगे, अभी तो आए होंगे। 21 से 31 दिसंबर तक तो खूब चलता है ना। पर गजब का होता है ऐसे ही कि भाई वहां पे सब वस्तुएं ऐसी होंगी जो पुराने लोगों से जुड़ी हुई हो, है ना। उक्का, चिलम, कुछ भी, मटके वटके सब मिल जाएंगे, कपड़े जितने भी होते हैं, नमदे, सब मिलेंगे। तो ये वही गांव है जहां पर इसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग वहां जाते भी हैं, अंग्रेज भी आते हैं और वो खरीद के ओर ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि खरीदारी भी करते हैं, तो खरीद के ओर ले जाते हैं। तो ये बात आप याद रख सकते हो, एक एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम हस्तकला में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको क्लियर कर दूं। रियल में कल्चर की क्या क्या होती है। रियल में कल्चर में चलती है पोट्री, रियल में कल्चर में चलती है फड़, और एक रियल में चलते हैं प्रिंट। ये तीनों तो होते हैं कल्चर के, और बाकी जितनी भी होते हैं वो ज्योग्राफी का पार्ट होती है। पर वो अपन याद करेंगे। अब मेहंदी सोजत में होती है तो होती है, अब हम भी क्या कर सकते हैं, ये समझने की होती है तीनों कि ये क्या होती है, ये तो बताया भी जाए। अब जो चीज होती है वो तो होती है, इसीलिए। तो एक बार पहले क्लियर करो यहाँ पे कि हाथ से अनेक कलात्मक वस्तुएं बनाना तथा उसमें क्या भरा जाता है, उस कला को क्या बोलते हैं? हस्तकला। हस्तकला का तीर्थ स्थल कौन सा? जयपुर। हस्तकला का उद्योग केंद्र कौन सा? बोरानाड़ा, जोधपुर। कौन सा? बोरानाड़ा, जोधपुर, याद रखना। उसके बाद में हस्तकला की आत्मा कौन सी? मीनाकारी। मीनाकारी कौन लेके आया? मानसिंह। कहाँ लेके आया? जयपुर में, याद रह जाएगी बात। उसके बाद में आता है यहाँ पे कि हस्तकला जो है उसको विपणन, पैसे की सहायता कौन सी कंपनी देती है? राजसी को, जिसकी स्थापना कब हुई? 3 जून 1961। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। और उसके बाद में इसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से गांवों की स्थापना? हवाला गांव, पालगाम और जवाहर कला केंद्र, जहां पे आपको पुरानी वस्तुएं देखने को मिल जाती हैं। तो एक बार ये उतार लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, मुख्य तो दो ही हैं, हवाला और पालगांव। ऐसे तो सवाई माधोपुर में बना रहे हैं शायद। उदयपुर वाला शिल्पग्राम देखा गया कभी? जयपुर में भी है शिल्पग्राम, हो रहा दिल्ली रोड पे। हाँ, कुंडा गांव, आमेर, वहां भी पुरानी चीजें ही मिलती हैं। उदयपुर वाला ज्यादा अच्छा है, पर क्योंकि वो सिटी ऐसी है ना, टूरिज्म, तो वो अच्छा सजाते हैं, गजब का प्रोग्राम होता है वहां। तो यहाँ जयपुर वाले में भी कभी चलती है क्या ये? गांव का ही नाम है बस, वो मिट्टी के बनाते हैं बस। हाँ,
है फ्री में ही? यहां तो टिकट लगती है, एक कैंडिडेट शायद 70-80 रुपए लेते होंगे घूमने, तो बस ही लगता है। ये बाप के पैसे हैं तब बस लग रहा है, खुद के खर्च करेगा 5 भी निकालेगा, सोचेगा चाय नहीं पीऊं, रहने दे, क्या फायदा, नुकसान ही करती है। अभी नुकसान नहीं दिख रहा होगा, अब फायदा दिख रहा होगा। हाँ, ऐसे बोल रहा था तो पता नहीं कितने लोगों को दिन में चाय पिला देता है, खुद पीने जाता हो उसमें भी कहता होगा तू दे दे, बाद में दे दूंगा, बाद में बात ही है? अच्छा, दोस्त पहले पैसे दे दे, ये भी होता है क्या? पीनी जरूरी थोड़ी है भाई, पीनी जरूरी थोड़ी है, ये एनर्जी नहीं होती। ये सबसे बड़ी बीमारी चाय है आज के समय में। अंग्रेज जो थे उन लोगों ने इंडियंस को देखा कि यार ये तो बड़े बलशाली होते हैं, इनको ऐसी लत लगाई जाए ताकि ये टूट जाए, और जब से ये चली है तब से बलशाली कहाँ आ रहे बता। और जो जो पीता है उसका तुम उसको 2 किलोमीटर चला के दिखा दो, सांस फूल जाती है 2 ही मिनट में। तो ये सबसे बड़ा जहर है। मैं कभी, मेरे परिवार में कोई नहीं पीता, मैं तो क्या पीऊंगा। बीमार हो जाए तब बात अलग है, सौगंध नहीं, मतलब बीमार हो जाए तो भी ऐसे चाय पत्ती ज्यादा नहीं डालते, उसमें अदरक वदरक ज्यादा डालते हैं, तब पी लो। नहीं, मेरे तो कोई नहीं पीता, कभी चाय नहीं चलती। हमारे तो कोई रिश्तेदार आए तो पीते हैं, नहीं तो बाकी तो कोई नहीं। खर्चा क्या बचाना, नुकसान है। चाय सुबह के लिए अल्सर का सबसे बड़ा माध्यम है, और जिसको अल्सर हो गया ना, मरे ठीक नहीं होगा। ये दिमाग में डाल लेना, जो खाली पेट पीता है, डॉक्टर के जाओगे तो पता चलेगा है खाली पेट ही। रुक जाओ थोड़े दिन, अभी जवान हो ना इसलिए कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, जिस दिन ये पुरानी होगी ना तो गोडे टूटेंगे सीधे, ऊपर ही जाएंगे और क्या। भाई इससे अच्छा तो कुछ और, मतलब ग्रीन टी वगैरह होती है, वो क्या बोलते हैं, नहीं वो नींबू की बनाओ, नींबू की सस्ती। हाँ, वो नुकसानदायी भी नहीं होती। ग्रीन टी तो महंगी आती होगी शायद। हाँ, नींबू की बनाओ, बढ़िया रहती। पियो ही मत ना, क्या जरूरी थोड़ी है भाई। सुबह ये आदत छूट जाएगी, सबसे पहले उठते ही गर्म पानी पी लो थोड़ा सा, और उसके बाद में जो नाश्ता वास्ता है वो खाओ, उसके बाद छूट जाएगी धीरे धीरे। वो जो भी बने हॉस्टल में, रूम पे रहते हो तो बनाओ, खुद के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। घर से ले आया करो, लाडू वाडू लाया करो घर से, खाओ और मौज करो। अपन कोई इंग्लैंड के थोड़ी है। अब तुम ऐसा करो ना, तुम घर से जब चले होंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं, सबने लाडू दे रखे होंगे बांध बांध के, बातें कर रहे हो, चाय पियेंगे कबूतर। ये लक्षण तो है नहीं 1% भी। इससे अच्छा तो सुबह सुबह डोली लेके छाछ मांग लाया करो किसी से, वो काम की है। उतार लिया, चूल्हा में पड़ जा। लिख लिया क्या? तो लिखो, मतलब अच्छी बातें तो तुम्हें अच्छी लगती ही नहीं है, समझ तो है ही नहीं। क्योंकि ये अभी अच्छा लग रहा है, फिर क्या होगा, जिस दिन डॉक्टर के पास जाओगे ना तब पता चलेगा। जितना पैसा तुम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 6 गुना अधिक डॉक्टर लेगा फिर,
और सबसे बड़ी बीमारी भी ये जाते ही ये कहेगा कि इसको छोड़ दो, है? अरे कैसे नहीं छूटे, तू तो पता नहीं, ला अच्छी अच्छी चीज छोड़ दे, ऐसी क्या बात कर रहे? आदमी को ऐसा होना चाहिए कि कभी भी कोई चीज छोड़ दी जाए, फ्लेक्सिबल। अब एक बात बताओ, हम है कोरोना में, हम एक ऐसे थे, हमने पहले खूब कमाया, पर कोरोना की पहली वेब में 1 रुपया भी नहीं कमाया। नहीं कमाया तो खर्चा ही नहीं किया, सारे दिन घर पे पड़े रहे थे, 20 रुपए खर्चा नहीं हुआ महीने में। और बोलो, क्योंकि दूसरी बात तो यह कि इतना तो बीड़ी का शौक है, ना पुड़िया खाने का शौक है, ना चाय का शौक है, घर की रोटी खाओ और सोते आराम से, बात खत्म। जीवन व्यर्थ है। देखो तूने तूने 10 रुपए की सिगरेट पी के क्या क्या उखाड़ लिया? अब देखो, बस बातें नहीं, अब सुनो आगे कि पोट्री। अब इसमें सुनना, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि पोट मतलब मटका होता है, पढ़ा होगा ना? तो ये पोट्री का मतलब यही होता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कलाई क्या कहलाती है? पोट्री। अब इसमें कोई विशेष बात नहीं है, मिट्टी के बर्तन जितने भी बनते हैं वो सब पोट्री, क्योंकि मिट्टी के मटके को आप क्या बोलते हो? पोट, इसलिए उसके शब्द री लगा हुआ है और कुछ नहीं है। तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कलाई पोट्री कहलाती है। फिर आती है इनके, बांटा गया है इनको अलग अलग कौन कौन सी पोट्री होती है उनमें। तो सबसे पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए, पोट्री शब्द देखते ही कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला क्या कहलाएगी? समझ में आ गई? यानी कि घर में जो मटका है ना, वो भी पोट्री है, वो भी क्या है? पोट्री है एक तरीके से। अब देखो एक एक को पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले अपन पोट्री पढ़ेंगे, है ना? और उसके बाद में देखते हैं। सबसे पहली बात आती है साहब ब्लू पोट्री। कौन सी? ब्लू पोट्री जो होती है, बोर्ड पे देखिएगा, ये पाटरी नहीं होती, इसके ऊपर वो लगा होता है ओ शब्द। ये इस बोर्ड पे तो दिखेगा ही नहीं, है ना? दिख रहा है क्या? ये नहीं दिखता तो आंख दिखा के आओ डॉक्टर को जिसको नहीं दिख रहा। यहां क्या ही करना है तुम्हें, ठीक है? अब बात आती है यहां पे, ले नहीं दिख रहा, ये ले, तू खुश रह। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, ये बात दिमाग में डाल लो तुम। ये तो तुम्हारा, ये समझ लो कि ये जयपुर में आने के बाद मेरा पहला बैच है, ये तुम्हारा जो पुराना बैच है। नहीं तो मैं तो मरे ही नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे लोगों को। जब समझाने के बाद, समझाते समय जो बोलते हैं, वैसे तुम बहुत अच्छे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि तुम बुरे हो, स्टूडेंट कोई बुरा नहीं होता, पर ये जो आदत है ना समझाते समय बोलने की, मुझे तो बहुत बुरा लगता है इस समय में, क्योंकि उसमें नुकसान मेरा नहीं है, मेरा थोड़ी है, वो तो आपका होता है। मैं तो बोल के चला जाऊंगा, 2 शब्द अगर नहीं पल्ले पड़े तो और पेपर में वो ही आ गया तो। इसलिए हर कितनी बार समझा दिया कि समझाते समय मत बोलो, बाकी तुम खूब चिल्लाते रहते हो ना लिखते टाइम, मैं कहता ही नहीं, बोलने दो क्या फर्क पड़ता है, स्टूडेंट है बोलेगा, पर ऐसे नहीं। समझाते समय नुकसान तुम्हारा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो यार, बार बार क्या कहना पड़े। पर तुम्हें मजा आता है इन सब चीजों में, एक तो शुरू हो जाते हैं तो खत्म नहीं होते। जैसे तो कोई बेवड़े होते हैं ना, उस टाइप से ऐसे बोलते जाते हैं, बेवड़ा जैसे रुकता ही नहीं है ना, तो वैसे ही बोले जाएंगे बोले जाएंगे। कोई फालतू जिस बात का कोई लेना देना ही नहीं, उस बात को बोलना ही नहीं चाहिए। इतनी एनर्जी क्यों नष्ट की जाए कि फालतू में ही बोल रहे अपन, कोई सुने नहीं तो ही बोले जा रहे। तो देखो, ये एक मिट्टी का बर्तन है, आपने इस पे ये ब्लू रंग चढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया? बस, और कुछ नहीं होता इसमें। ब्लू पोट्री आ जाए तो आप बिना सोचे समझे जयपुर कर देना। कौन सी आएगी? ये जयपुर आ जाएगी, ठीक है?
उसके बाद में ये मिट्टी का बर्तन है, इस पे हमने ये ब्लैक रंग चढ़ा दिया। कौन सा? ब्लैक। तो ये पोट्री हो गई ब्लैक, ये ब्लैक पोट्री हो गई। ब्लैक पोट्री जो होती है, ब्लैक का मतलब काला, काला मतलब कोटा, पर कोटा पेपर में नहीं आता, आजकल आता है सवाई माधोपुर। मतलब काम कहीं भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। पहले कोटा में होता था, तब सवाई माधोपुर चला गया, तो कोई व्यक्ति सीख के आ गए, सीख के अपने काम करने लग गए। और ये तो लघु उद्योग है, कहीं भी कर लो। उसके बाद में ये रंग जो है, ये पिंक है, पिंक, ये पिंक होता है। और पोट्री का नाम भी क्या हो गया? पिंक पोट्री। मैं कब कह रहा हूं पिंक मतलब काला होता है? गुलाबी, ज्यादा ही गुलाबी का ख्याल रख रहा है तू है। वो गलती तुम्हारी नहीं है, वो शुरू से आदत तुम्हें ऐसी पड़ी हुई है। अब मैं अकेला इस चीज को अगर बदलना भी चाहूं तो नहीं बदलो। मेरे तो 2-4 टॉपिक और बचे हैं। उसके बाद में तुम कुछ ही हो आ करते रहना जिंदगी भर है। उसके बाद में आती है पोकरण। पै से पिंक, पै से पोकरण। पोकरण कहाँ है? जैसलमेर। ये पोकरण है साहब जैसलमेर में, याद रह जाएगी बात। तो ये पिंक पोट्री है और ये पोकरण जैसलमेर में है। उसके बाद में अपन ने खूब सारे प्रकार के रंग चढ़ा दिए, ये ऐसे भी करके कुछ भी भांति भांति प्रकार के रंग। और उसको बोल देते हैं, जब मटके पे भांति भांति प्रकार के रंग चढ़ते हैं, उसको कहते हैं सुनहरा। तो पोट्री सुनहरी पोट्री। ये मटके पे रंग नहीं चढ़ाए तो बीचे बिकेगा नहीं, इसीलिए सिंपल मटका थोड़ी बिकता है। सुनहरी पोट्री बीकानेर की है। कहां की है? और एक ऐसे होते हैं जो कागज के ही बने हुए होते हैं, जिसको कागजी पोट्री कहते हैं। कौन सी? ये अलवर की है। ये सारी की सारी पोट्री होती है। और सीधा सीधा सवाल आता है यहां से, एक पोट्री जो होती है उसको कागज से बनी हुई होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं? कागजी पोट्री। कहां की है? याद रह जाएगी बात। कागजी पोट्री अलवर की होती है, जिसमें मटका जो होता है ना, उसमें जालियां बनाई जाती हैं कागज से। अब आज सबके पास में पैसा है तो सबको, किसी को पता नहीं है कि क्या होता है। नहीं तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारी मम्मी ये सोचती थी कि इनका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मम्मी को विश्वास नहीं था कि ये पास हो जाएंगे, ये फेल होंगे। गवर्नमेंट में पढ़ते थे पांचों के पांचों, तो पता नहीं फेल नहीं हो जाए कभी, पर हो ही जाया करते जैसे तैसे करके। और पास होने की वजह से 9वीं में है, 10वीं में हो गए, गवर्नमेंट में 9वीं में भी फेल करते थे। अब तो बच्चे को फेल ही नहीं करता कोई, पहले 9वीं में कईयों को टिका देते। और 9वीं क्लास में 5-5 सेक्शन हुआ करते। 5 सेक्शन मतलब ये मान के चलो कि 600-700 बच्चे एक ही क्लास में। और खूब भीड़ आती थी दबा के, है ना, गवर्नमेंटों में भी। अब ये प्राइवेटों में जाने लग गए लोग। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट आदमी को नॉलेज ज्यादा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट पास करके फिर वो जाके लगता है उस सब्जेक्ट का तो खिलाड़ी होता ही है भाई, है ना, तो वो उधर। बस ये होता है कि गवर्नमेंट लगने के बाद आलसी हो जाता है, वो पढ़ाता नहीं है। कुर्सी बैठ जाए, खुद भी सो रहा है, बच्चों को भी सो जाओ सारे। क्या करोगे? पढ़ पढ़ क्या करोगे? पढ़ के मैंने क्या कर लिया? मैं भी तो कुर्सी पे बैठा हूं, तुम भी सो। और पहले मास्टर आते ही नहीं थे, चाय पीने चला गया, 20 मिनट नहीं आया, आते ही कहता छोरा खड़ा हो जा रे, ले ये पढ़ दे, वो पढ़ देता, उसी को पढ़ के। इसीलिए अपने को नॉलेज नहीं हुई कभी। आजकल ये हो गया, प्राइवेट में तो कुर्सियां ही नहीं होती मास्टर के लिए, तो बैठ तो सकता ही नहीं है स्कूल में, और खड़ा खड़ा पढ़ाना ही पड़ेगा। 8 घंटे काम करता है तब जाके कोई 5-7-10 हजार रुपए देता होगा। तो बड़ा संघर्ष है प्राइवेट में तो, इसलिए लग जाओ सारे गवर्नमेंट चुपचाप से, है ना। नहीं सही में नहीं, झूठ में, मजाक चल रहा है ना। यहाँ सन्नी लियोनी डांस कर रही है,
सही में कैसी कैसी सोच है यार। अब उसके बाद में अगली बात आती है कि जैसे ही अगली क्लास में जाते तो मम्मी पुरानी कॉपी जो होती थी ना, नोट्स, वो उन सबको लाओ रे तुम्हारे दे दो सारे, क्योंकि उसको पता है दूसरी क्लास में चले गए, पीछे के काम के नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं माता जी हमारे। तो उन सबको उठा के और पानी में डाल देती, गड़ा देती उनको, और गड़ाने के बाद में फिर मुल्तानी मिट्टी उसमें मिक्स कर रही, और मिक्स करके और उसके बाद में उससे फिर मटके टाइप के आटा रखने के लिए बहुत सारी कोठियां वोठियां ऐसे बनाया करती। वो भी अपने आप में कागजी पोट्री है। तो ऐसी चीजें देखी हुई है, और देखी हुई है तो अपने आप से आराम से चीजें याद हो जाती है, इसीलिए तो कागज के बनते हैं। अब ये तो भाई अब एक कला हो गई ना, इसलिए ये तो जालियां वालियां डालते हैं उसमें, गजब की जालियां, सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं मटके। जैसे अपने वो एक स्पंज वाली बोल नहीं आती, उसके जैसे ये रबड़ का जैसा लगता है कागज भी, पर बहुत अच्छी होती है। तो ये बात याद रख सकते हो। आपसे पूछे कि ब्लू पोट्री तो कहाँ की, जयपुर। ब्लैक कहाँ की, कोटा और सवाई माधोपुर। पिंक पोट्री कहाँ पे, पोखरण जैसलमेर। कागजी पोट्री अलवर। सुनहरी पोट्री, अब बोलो, ब्लू पोट्री, और उसके बाद में ब्लैक पोट्री, पिंक पोट्री पोखरण, कागजी पोट्री, सुनहरी पोट्री, याद रखना। अब उसके बाद में देखिएगा, सबसे पहले ब्लू पोट्री जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ब्लू पोट्री जो है वो मूलतः थी पर्शिया की, पारसी रहते थे, इसलिए पर्शिया, और बाद में क्या नाम हुआ, ईरान। अब आप सबको बताया कि ये मुगलों की औलाद जो है ये उधर के ही है, तो ये उधर होती थी। मुगल डायरेक्ट पहुंचे लाहौर, तो ये कला कहां पहुंच गई, लाहौर। अब ये लाहौर से अपने को क्या ही लेना, अपने को मतलब है राजस्थान से, तो ये यहां पे जयपुर। और जयपुर के राजा कौन थे, मानसिंह। मैं कहता हूं जो भी कोई चीज लाने का काम किया तो वो किसने, पर एक बात ध्यान रखना, आप अगर अधीनस्थ बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो राम सिंह सेकंड को माना जाता है, इसको लाने वाला भी, जो वैसे गलत है पर अधीनस्थ बोर्ड उसी को ही मान रहा है। ये ऐसे याद रखना पड़ेगा। आरपीएस से मानते हैं किसको, मान सिंह, क्योंकि राम सिंह सेकंड तो गया ही नहीं लाहौर। हाँ ये है कि ये मृत प्राय हो गई थी कला, इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, राम सिंह सेकंड को। क्यों जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाई यहां से मानसिंह की पोस्टिंग की गई थी लाहौर। अकबर करता है ना, सूबेदार बना के भेजता है, अकबर की तरफ से 77 युद्ध लड़े थे इस आदमी ने, तो क्यों नहीं भेजेगा। अब उसने जैसे ही भेजा, तो भेजने के बाद यहां पहुंचा, और यहां पर एक मटका रखा हुआ ब्लू पोट्री वाला, तो उसने देखा यार ये क्या है, जोरदार कला है, खूबसूरत भी लग रहा है, इसको पसंद आ गया। जैसे किसी दोस्त के घर पे कोई चीज होती है तो उठा लाते हैं, है ना, बताते नहीं पर उसको, और वो उठा के ले आया ऐसे। हाँ तो वो सही है, ये कर्नल टोड है, पीएचडी कर रखी है इसने ये कहीं भी जाता है कुछ ना कुछ उठा के लाता है। ध्यान रखना रे कौन बोल रहा है वो, आज के बाद में मत ले जाना इसको कभी भी। तो क्योंकि मन के भाव निकलते हैं आदमी के कभी ना कभी। तो मानसिंह जो होता है वो यहाँ पे गया तो उस मटके को ले आया। अब मटके को लाके रख दिया यहाँ पे जयपुर में, पर अब और थोड़ी बन सकते हैं, कैसे बने, उसके तो कलाकार ही नहीं है, कलाकार तो लाहौर है। अब कारीगर कहां से लाए, तो वो लाया नहीं लाया, इसलिए भी नहीं लाया क्योंकि वो तो आधे टाइम तो यहाँ रहा जयपुर में, बाकी टाइम तो उसने मुगलों की तरफ से लड़ाइयां ही लड़ी है। 77 युद्ध का मतलब क्या होता है, अगर सही ढंग से सोचा जाए तो 77 साल लगती हैं ऐसे युद्ध अगर ढंग के लड़े हो तो इसीलिए तो वो अपने उन्हीं में लगा रहता, उधर ही रहता। अब वहां पे क्या होता है साहब कि जैसे ही ये मानसिंह यहाँ ले आया तो रखा रहा, अब रखा रहा, इसके बाद में यहाँ राम सिंह सेकंड बना राजा। बाद ही बाद में लास्ट में राम सिंह सेकंड वो व्यक्ति है कि जो कला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना करवाता है।
जिसका नाम ही आर्ट्स है, तो कला को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई स्कूल। बाकायदा उसमें प्रोफेसर लगाए गए और प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाया करते थे। आज भी तो चलती है। अपने यहाँ पर एक चित्रकला की इनकी पुस्तकें चलती हैं, तो वो स्कूल बनाई गई, लोगों को सिखाया गया कि कला को बढ़ावा दो। क्योंकि राजस्थान खेती पे निर्भर था, गवर्नमेंट नौकरी वोकरी कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पे अगर लोग कला को सीखेंगे तो अपना जीवन यापन आराम से कर सकेंगे। तो अच्छी बात है, राजा ने ये शुरू किया है। तो राम सिंह सेकंड पूछता रही, मटका कहाँ से आया इस टाइप का, ये तो सुंदर बहुत है, इससे तो लोगों को सीखना चाहिए। तो बोला महाराज ये तो लाहौर से लाया गया था मान सिंह जी के द्वारा। तो बोले लाहौर से क्यों, क्या इसके कलाकार और कहीं नहीं है? बोला है। कहाँ है? तो बोला आजकल लाहौर के कलाकार शिफ्ट हो गए मुगलों के साथ दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली। और अभी इसका कलाकार जो है वो है बोलाराम। कौन है? हाँ। तो ये राम सिंह अपने दो लोगों को भेजता है बस में बिठा के, जाओ भाई दिल्ली। एक है कालूराम और दूसरा है चूड़ामणि। इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों जाओ, ये पेपर में आजकल आ रहे हैं, और तुम दिल्ली जाओ और बोलाराम से ये कला सीख के आओ। तो कालूराम और चूड़ामणि गए और यहां से ये कला सीख के आए। किससे? बोलाराम से। इसीलिए इस कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? राम सिंह सेकंड के काल में। यानी कि ये कला मृत ही थी और मृत प्राय को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? राम सिंह सेकंड को। अब ये दोनों सीख के आए, खूब सारे बना दिए मटके वटके। चलता रहा समय, लोग थोड़े अवेयर भी हो गए कलाओं के प्रति, कुछ लोगों को स्कूल में भी शिक्षा दी गई। तो एक बंदा आया सीकर से, और सीकर के मऊ गांव का रहने वाला, मऊ गांव है और ये सीकर में पड़ता है, और ये चलता है साहब, और इसका नाम आता है कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत जो होते हैं, इनके पिताजी जो होते हैं, उन्होंने इसका एडमिशन करवाया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में, जिसकी स्थापना किसने की थी? राम सिंह सेकंड ने। ये कई बार आता है। और इसकी स्थापना की डेट भी आपको याद नहीं रखनी, सिंपल 1857। जब 1857 की क्रांति याद है तो इसकी भी याद है। और इसका एडमिशन इसी स्कूल में होता है। और इस स्कूल में जो गुरुजी हुआ करते थे उनका नाम था बूर सिंह जी, और ये उनके पास में रहा करता। उनके सानिध्य में इसने कला बहुत सारी सीखी, पर सबसे परफेक्ट कलाकार बना ये ब्लू पोट्री का। अब ब्लू पोट्री में एक ही रंग का प्रयोग करते थे सब तो, और इस आदमी ने लगभग 25 रंगों का प्रयोग कर दिया कि चलो सजाओ इसको धमाकेदार तरीके से। और 25 रंगों का प्रयोग पहली बार इन्होंने किया, इसीलिए इनको 1974 में पद्मश्री मिल गया इस कला के लिए। क्या मिला? पद्मश्री। कौन सी कला के लिए? ब्लू पोट्री कला। क्यों दे दिया? क्योंकि 25 रंगों का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में वर्तमान में ये कला जो होती है, इसका कलाकार पूछा जाता है गोपाल सैनी। कौन? गोपाल सैनी, इन्हीं का शिष्य बताते। और एक महिला कलाकार जो इसकी सबसे पहली महिला कलाकार नाथीबाई। कौन थी? नाथीबाई थे। तो ये बात आप याद रखिएगा। और ये मटका जो होता है, इसको ब्लू पोट्री में लगभग 800 सेंटीग्रेड तापमान पे तपाया जाता है, क्योंकि मटके को तपाएंगे तभी तो पकेगा रंग। रंग कैसे पकेगा? रंग नहीं पकता। और इस मटके पे फिनिशिंग के लिए, याद रखना, फिनिशिंग के लिए लगभग अकीक के पत्थर का, इसका अकीक के पत्थर का प्रयोग करते हैं। अकीक के पत्थर की कीमत एक बार गूगल पे डाल के देख लो, पता चल जाएगा। अपने यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है ये अफगानिस्तान के आसपास मिलता था। पर इससे फिनिशिंग अब तो कोई नहीं करता होगा ब्लू पोट्री में। इसका फिनिशिंग अगर आपने ऊपर हाथ रख दिया उस मटके पे, तुरंत नीचे आ जाएगा, इतना चिकना होता था इसकी फिनिशिंग में। तो यहां से अगर पूछा जाए कि ब्लू पोट्री जो होती है उसमें कौन से पत्थर का प्रयोग होता है? अकीक। कितने तापमान पे? 800 सेंटीग्रेड तापमान पे इसको तपाया जाता है। कुम्हार जाति के लोग मटका बनाते हैं, उसको भी आग में तपाते हैं, तभी तो पकता है, तभी तो टूटता नहीं है। आप मटके को ऐसे पकड़ के खींच लो, मटका पकने के बाद में पानी भरा हुआ हो कभी नहीं टूटता। अब वो तो जैसे आप गिरा ही दो तब बात अलग है। तो यहां से आप याद रख सकते हो। सबसे पहले देखो, मूलतः ये कला जो थी ये कहाँ की है? पर्शिया, ईरान।
ईरान से कहाँ पहुंची? लाहौर। लाहौर से कौन लाया? मान सिंह। राम सिंह सेकंड के साल काल में क्या हुआ? विकास। कितने कलाकार थे? बोलो इनका नाम। कालूराम और चुड़ाम। दोनों के दोनों कहाँ गए? दिल्ली। दिल्ली किसके पास? घोड़ाराम। और उसके बाद में ये इसको सीख के आए। पर इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ? कृपाल सिंह शेखावत। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में क्या था उसका? एडमिशन। और गुरु कौन थे? भोर सिंह जी। कितने रंगों का प्रयोग? 25 रंगों का। और को 74 में क्या मिला? पद्मश्री। और वर्तमान कलाकार गोपाल सैनी, ये वर्तमान कलाकार। और पहली महिला कलाकार नाथीबाई। और इसमें कितने तापमान पे तपाएंगे? 800 सेंटीग्रेड। और फिनिशिंग के लिए कौन से पत्थर का प्रयोग? अब बोलो, मूलतः पहले कहाँ का था ये? है पर्शिया, ईरान। ईरान से कहाँ आई? लाहौर से कौन लाया? सर्वाधिक विकास कलाकार कितने थे? 2। एक का नाम, दूसरे का। और इन दोनों ने यहाँ पे सीखने के लिए कहाँ गए थे? किसके पास? सीख के वापस आए। पर प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ? कृपाल सिंह शेखावत। उनका एडमिशन कौन सी स्कूल में? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1857। उनके गुरुजी कौन थे? भूर सिंह जी। कौन थे? और भूर सिंह जी जो होते हैं उन्होंने सिखाया कितने रंगों का प्रयोग? 25। पद्मश्री कब मिला? 1974। उसके वर्तमान कलाकार गोपाल सैनी। और उसके बाद में पहली महिला कलाकार। मटके कितने तापमान पे? 800 सेंटीग्रेड। पर इस मटके में मिट्टी वो नहीं होती जो आप सोचते हो। इस मटके में चीनी मिट्टी होती है। चीनी मिट्टी की कला जो होती है उसको ब्लू पोट्री बोल। अच्छा, चीनी मिट्टी के लिए आपको ऐसे सोचना नहीं, पता नहीं क्या होता हो। जैसे आपने देखा होगा पहले अपने अचार की बरनी होती थी, तो वो चीनी मिट्टी। आजकल कप भी आते हैं जो चीनी मिट्टी, जिसमें रणे टाइप की हो ना, उसको चीनी मिट्टी कह देते हैं। चीनी की जैसी रना रना जिसमें होता है वो चीनी मिट्टी कहलाती है, इसलिए। और इसकी फिनिशिंग के लिए कौन सा पत्थर चाहिए? अकेक। समझ में आ गई बात? ये बात आपको। अच्छा आप बताओ, ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा और सवाई में। कागजी पोट्री? पिंक पोट्री? पोखरण जैसलमेर। उसके बाद में अगली बात आती है यहाँ पे सुनहरी पोट्री। याद रह जाएंगी। एक बात ये कंप्लीट, एक हिस्सा पूरा जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है पोट्री से संबंधित सवाल, अभी आपको लिखना नहीं है। अब एक और पढ़ लेते हैं, फड़। फड़ जो होती है इसको कहते हैं पट। सुना करो चीजों को। पट जो होती है, कई बार आपने ऐसे सुना होगा कि साहब मंदिर में पट बंद हो गए, तो इसका मतलब होता है कि पर्दा। कई सोचते हैं कि गेट बंद हो गए। गेट नहीं, पर्दा जो लगा होता है ना मंदिर में, गेट के और भगवान की मूर्ति के बीच में, उसको बोलते हैं। तो ये उसी शब्द से बना हुआ है। तो इसमें भी क्या होता है? कपड़ा ही होता है। अब देखिएगा, इसमें होता है साहब सूती वस्त्र। कैसा वस्त्र होगा? सूती वस्त्र होता है। और उस पर चावल जो होता है, चावल, चावल का कलप चढ़ाया जाता है। किसका? चावल का कल्प चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में उस पे देवी देवताओं की लोक गाथा लिखी जाती है। देवी देवताओं की लोक गाथा, देवी देवताओं की लोक गाथा लिखी जाती है। जैसे कोई भी सूती वस्त्र है, चावल का कल्प का मतलब हो गया मांड चावल का, वो चिकना चिकना होता है, वो तो उसको कपड़े के ऊपर चढ़ा देते हैं। क्यों भाई? इसलिए मान लो डायरेक्ट कोई सूती वस्त्र है, आपने उस पे देवता का घोड़ा बना दिया किसी भी कलर से। घोड़ा बनाया, घोड़ा तो पिछली साइड में भी छप गया, भाई कलर तो जाएगा पीछे की साइड में। इसलिए क्या करते हैं, वो चावल जो होता है उसका मांड लेते हैं, उसको कपड़े में दे देते हैं। अब वो चावल का मांड उस कपड़े के चिपक जाता है और सूख जाता है बिल्कुल। अब आप उस पे जहां चित्र बनाओगे ना, वहीं पे चित्र बनेगा। वो ना पीछे जाएगा ना साइडों में फैलेगा। हमेशा यही होता है कि चावल का कल्प चढ़ाने के बाद वो चित्र जो होता है वो इधर उधर नहीं होता, इसलिए ये चढ़ाई जाती है। तो ये चावल का कल्प होता है। उसके बाद में फिर देवी देवताओं के चित्र उस पर बनाए जाते हैं। अच्छा, तो ये फड़ पे जो चित्र बनाने वाला होता है, यानी कि सीधी बात है फड़ को लिखने वाला,
लिखने वाला या चित्र बनाने वाला? तो लिखने वाला जो होता है, तो चित्र बनाने वाले को अपन क्या बोलते हैं? चितेरा। तो यहां भी क्या कहेंगे? चितेरा। क्या बोलेंगे? चितेरा। अच्छा, यहां पे राजस्थान में जो पहला चितेरा था, पहला चितेरा, और पहला चितेरा जो था उसको कहते हैं श्रीलाल जोशी। कौन थे? श्रीलाल जोशी। और श्रीलाल जोशी साहब जो होते हैं ये पहले चितेरे हैं और इनको 2006 में पद्मश्री मिला इसी कला के लिए। कब? 2006 में। आपसे पूछ लिया जाए कि फड़ का काम कौन सा परिवार करता है, तो जोशी परिवार। देवताओं से जुड़ा हुआ है जोशी, सीधी बात है भाई, देवी देवता की तो चित्रांकन होते हैं, इसलिए जोशी। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि पहली चितेरी तो पार्वती जोशी, महिला जो थी वो कौन थी? पार्वती जोशी। अच्छा, ये कपड़े पे ये भी कलप भी चढ़ा दिया, ये चित्र बनाने लगा, तो इस फड़ पर पहला ठप्पा, कोई भी चित्र का पहला ठप्पा वो कौन लगाएगा? तो ये उच्च कुल की कुंवारी लड़की जो होती है उससे पहला ठप्पा लगवाया जाता है, यानी कि ब्राह्मण कुल में कुंवारी लड़की जो होती है वो सबसे पहला ठप्पा लगाती है, लक्ष्मी का रूप मान के। देवी देवताओं से संबंधित है, इसलिए पहला ठप्पा उसी से लगवाया जाएगा। और उसके बाद में आता है कि फड़ को पढ़ने वाला, इस फड़ को पढ़ने वाला, तो पढ़ने वाले तो फिर इसको कैसे पढ़ेंगे कि ले जाएंगे, जो फड़ पढ़वाएगा तो वो कपड़ा बिल्कुल गोल लपेट के रखते हैं, फिर उसको उस दीवार पे ऐसे पकड़ा दिया, उधर उसको चिपका दिया, यहां तक ले आए, तो दीवार पे लगा हुआ होता है। सामने आप जैसे बैठे हो, ऐसे नाटक भी है ये, तो आप बैठे हो तो बैठे रहेंगे। अब उसमें से एक व्यक्ति के पास तो होगा वाद्य यंत्र जो बजाता रहेगा, और एक व्यक्ति के पास होगा लकड़ी। उस फड़ में जो घोड़ा होगा उस पर डंडी ऐसे लगा के और उसकी व्याख्या करके बताएगा कि ये घोड़ा यहाँ पे क्यों है। ये देवनारायण जी होंगे तो देवनारायण जी की पूरी स्टोरी बताएगा गा के। तो फड़ को पढ़ने वाले जितने भी होते हैं वो कई बार एग्जाम में आ रहा है, भोपा कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि आप और हम भी भोपे ही है, सीधी बात यह है। क्योंकि जो देवी देवता को, कुल देवी देवता जिसके है ना, वो सब भोपे होते हैं। अपन भी तो उनकी किसी न किसी कहानी की व्याख्या तो करते ही है। आप नहीं तो आपके दादा करते होंगे, सब करते ही है, तो उसको क्या बोलते हैं? भोपा। समझ में आ गई बात? उसके बाद में देखो, फड़ फड़ जो होती है, फड़ चातुर्मास में ना लिखी जाती है और ना पढ़ी जाती है। चातुर्मास में ना लिखी जाती है और ना पढ़ी जाती है। ना तो आप इसको लिख सकते हो, ना आप इसको पढ़ सकते हो, है ना। ये बात आप याद रख लेना। और फड़ जो होती है, क्यों भाई? चातुर्मास वो होता है जिसमें देवता सो जाते हैं। अब देवता सो गए, आप उनकी स्टोरी कैसे लिख सकते हो? लिखोगे तो मतलब जाग गए, और अगर आप उनकी पढ़ोगे तो भी आप उनको जगा रहे हो, और जगा रहे हो, देवता झापट मारेगा, फिर बता दिए। इसीलिए फिर वो क्या करते हैं कि ना तो लिखते हैं ना उसको पढ़ते हैं। उस समय में जब देवता सो जाते हैं, 4 महीने आते हैं ना ऐसे, उस समय में, तो ये बड़ा कारण है क्योंकि देवताओं से संबंधित होती है। उसके बाद में फड़ के फट जाने को वैसे जीर्ण शीर्ण बोलते हैं, जाने पर जीर्ण शीर्ण कहते हैं इसको, शब्द ये जीर्ण शीर्ण ही होता है। जीर्ण शीर्ण होने पर पुष्कर झील में प्रवाहित करते हैं। कौन सी झील में? पुष्कर झील में प्रभावित करते हैं। और पुष्कर झील में जो प्रवाहित करते हैं उसको बोलते हैं क्या? फड़ को ठंडा करना। इसका मतलब ये होता है कि सीधी बात यह है कि भाई इस फड़ पे लोग देवी देवता बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं आप उसको पैरों में डाल दो, ले रे छोरा तेरी लंगोट बनवा ली ऐसे, है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देवी देवता का चित्र है तो उसको पवित्र जगह पे ले जाओ। और पवित्र जगह कौन सी है? राजस्थान की पुष्कर, कोकण तीर्थ, 5वां तीर्थ हिंदुओं का, तो वहां पे ले जाके उसको ऐसे प्रवाहित कर दो। प्रवाहित करना, क्योंकि फटी हुई जो होती है, ये फड़ हो चाहे मूर्ति टूट जाती है तो उसको अपवित्र मानने लग जाते हैं। अब जब तक ये कपड़ा भाई डेली निकाल के पड़ेंगे, एक ना एक दिन तो फटेगा ही।
अब उसके बाद में कहते हैं कि इसको पुष्कर जेल में डाल देते हैं, क्योंकि पहले तो इसमें देवता था, जब तक नींव फटी थी तब तक तो क्या था, देवता। इसीलिए देवता बैठा था, तो अपन कहते थे कि अभी तो ये फड़ गर्म है, क्योंकि कईयों में भैरू भूमि आते रहते थे। और उसके बाद में जैसे वो फड़ फट गई, फिर देवता का कोई अस्तित्व तो नहीं है उसमें, तो इसी वजह से फिर उसके बाद में उसको कहते हैं कि अब ये ठंडी हो गई, अब इसमें देवता कुछ भी नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? नहीं तो फड़ गाते समय कईयों के गर्दन हिलाने लग जाते हैं सामने बैठे बैठे, और वो बोलने लग जाते हैं, ले भाई मैं देवनारायण जी का बोपा हूँ और ये वो सब बोलते हैं। तो यहां से आप याद रख सकते हो ये फैक्ट। अब ये एक तो याद करो, इनको क्या याद करना है, सीधी सीधी बातें। तो बताओ फड़ किस कैसे वस्त्र पे, लो इनमें रंग की बता देता हूं मैं। रंग जो होता है सर्वाधिक किसका, लाल प्लस हरा। क्यों भाई, ये हिंदू का प्रतीक है, ये मुस्लिम, ऐसे ही माना जाता है, सब में यही चलता था, है ना। तो लाल हराई मीनाकारी में होता है, लाल हराई इसमें होता है। तो अब बताओ दिखा, फड़ जो होती है वो पट कहते हैं, पट का मतलब वस्त्र कैसा, सूती, उसके ऊपर किसका कल्प चढ़ेगा, चावल का कल्प चढ़ेगा। फड़ को लिखने वाला चितेरा, पहला चितेरा, पहली चितेरी। उसके बाद में फड़ को पढ़ने वाला, फड़ के फट जाने पर कौन सी झील में, जिसको क्या बोलते हैं, ठंडा करना। फड़ कब नहीं लिखी जाएगी, चातुर्मास, चातुर्मास में नहीं लिखी जाएगी, याद रखना इस बात को। उसके बाद में अगली बात आती है कि फड़ में रंग कौन सा, लाल और फड़ पे पहला टप्पा कौन लगाएगी, कुंवारी लड़की जो उच्च कुल की होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब एक एक फड़ आती है, जैसे देखो सबसे पहले आती है देवनारायण जी की फड़, किसकी, कुछ नहीं है, याद हो जाएंगी एक एक, सुनते जाना बस। देवनारायण जी की फड़ जो होती है, इसका वाचन कौन करे, देवनारायण जी किसके देवता हैं, तो वाचन तो हमेशा करते कौन ही है, वो पे, तो गुजर जाति क्या है। अच्छा इसमें वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र कौन सा, जंतर, जंतर वाद्य यंत्र होता है इस टाइप का, और इसको गले में लगा के बजाता है, तो इसलिए उसको बजाता रहता है, क्योंकि वाद्य यंत्र तो चाहिए बजाने वाला। उसके बाद में ये राजस्थान की वो फड़ है जो जर्मनी संग्रहालय में रखी हुई है। अच्छा जर्मनी संग्रहालय कोई जर्मनी में नहीं, दिल्ली में है जर्मनी संग्रहालय में रखी है। उसके बाद में अगली बात आती है, सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे प्राचीन फड़ है, याद रख लेना। सबसे बड़ी फड़ है, सबसे बड़ी, बड़ी फड़ है। फिर बड़ी है तो सबको पता है सर्वाधिक चित्र भी होंगे, तो सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी यही है। ठीक है, और 1991 में, 92 में, नहीं 92 होगा, 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। अब देखो वाचन तो देवनारायण जी किसके देवता हैं, तो वो कर रहे हैं। वाद्य यंत्र कौन सा, जंतर, जर्मन संग्रहालय में रखी हुई है, सबसे प्राचीन, सबसे पहले यही लिखी गई थी, इन्हीं देवनारायण जी के चित्र बने थे। और सबसे बड़ी, बड़ी ऐसे चाहे उस कोने से उस कोने तक की है, पूरे इस पे आ जाए पर्दा है, वो पर्दे टाइप, जैसे शादियों में देखा हुआ ना, महिला और पुरुषों का खाना जो होता है उसके बीच में कनात लगा देते हैं, तो कनात टाइप की होती है, ये लकड़ियां होती है लास्ट में इनमें भी, और उसको खोलते रहते हैं। तो यहाँ से ये चित्रांकन, जब बड़ी है तो चित्र ज्यादा वैसे ही बनेंगे, छोटी में चित्र कम बनते हैं, बड़ी में ज्यादा बनते हैं। तो इस पे डाक टिकट जारी हुआ। इसमें जो देवनारायण जी का घोड़ा जो है, घोड़ा या घोड़ी, घोड़ा जो होता है या घोड़ी होती है, लीलागर, क्या, लीलागर, इसको यहाँ पे हरे रंग से दिखाया गया है। यानी कि घोड़ी जहां जहां चित्र बना वहां पर घोड़ी को किस रंग से, हरे। वैसे भी लीला का अर्थ क्या होता है, हरा ही होता है, मारवाड़ में इसको हरा ही बोलता है। तो ये बात आप याद रख सकते हो, आपसे पूछ लेगा तो आप बता दोगे। उसके बाद में सबसे लोकप्रिय फड़ जो होती है, किसकी होती है,
लोकप्रिय फड़ पाबूजी की। अच्छा, पाबूजी जो होते हैं, इस फड़ का वाचन कौन करे? जो ऊंट पालने वाली जाती है, क्योंकि ऊंटों की देवता है ना। हाँ, तो राइका, रहबारी, आयड़, थ्योरी, नायक सब करते हैं। अच्छा, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजे? बाबूजी जो होते हैं, इन्होंने किसके अवतार हैं ये? लक्ष्मण के। लक्ष्मण किसको मारने गए थे? रावण को। तो यहाँ पे वाद्य यंत्र कौन सा? रावण था। उसके बाद में बाबूजी की घोड़ी थी, क्या नाम था? केसर कालमी। केसर कालमी जो होती है, उसको कैसे रंग में दिखाया गया? काले में। अच्छा, काले रंग जो होता है, ये काला रंग होता है वैसे तो राक्षस का प्रतीक। जब जब फड़ में काले रंग का प्रयोग होता है तो अधिकांशतः किसका प्रतीक माना जाता है? राक्षस का। उसके बाद में इसमें सबसे पहले इस फड़ को खोलते ही किसके दर्शन होते हैं? बाले के। ये भी पूछा गया, बाले के दर्शन माने होते हैं सबसे पहले, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो पाबूजी जो होते हैं, इनकी फड़ की बात करें तो सबसे क्या है? लोकप्रिय फड़, क्योंकि लोकप्रिय देवता यही है, ज्यादातर यही माने जाते हैं। और राई का रहबारी जो है इसका वाचन करते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा होगा? रावण था। घोड़ी कौन सी? केसर काल में। जो कैसे रंग में? काले रंग में। दर्शन किसके होंगे? बाले के। शुरुआत में उस कपड़े को खोलते हैं, सबसे पहले बाला होता है। उसके बाद में आती है रामदेव जी की फड़। किसकी? रामदेव जी की फड़। और रामदेव जी की फड़ जो होती है, इसका वाचन जो है वो कौन करे भाई? रामदेव जी ने कौन सा पंच चलाया था? कामड़िया। तो कौन करेंगे? कामड़। और इसका क्षेत्र जो है पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर और बीकानेर। कौन से क्षेत्र में? जैसलमेर और बीकानेर, है ना, ये याद रख सकते हो। और इसमें भी वाद्य यंत्र कौन सा? वही रावण था। कौन सा? रावण था। इसमें भी वही बचता है, क्योंकि राम ने भी किसको मारा? रावण को। लक्ष्मण ने भी किसको मारा? रावण को। ऐसे याद रख लो। तो रावण हत्या हो गया, तो ये आपको पता हो जाएगा। उसके बाद में अगली फड़ आती है, ये सब याद है, मैं अभी पूछूंगा, देखना। तो अगली आती है गोगाजी की। किसकी? ये गोगाजी की फड़ है। और गोगाजी की फड़ जो है, इसका वाचन कौन करेंगे? गोगा बोपे। कौन करेंगे? गोगा बोपे। और ये वाद्य यंत्र कौन सा बजाएंगे? डेरू बजता है भाई। कौन सा? डेरू। ये डमरू का जैसा होता है, डेरू इस टाइप का होता है। ये डमरू थोड़ा बड़ा, तो ये डेरू ही होता है। मंदिरों में गोगाजी के में यही होता है ना। तो गोगाजी के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र? डेरू। उसके बाद में एक फड़ होती है जिसको हम कहते हैं राम दल्ला। हाँ, कृष्ण दल्ला की फड़ है। शांति ले ले दल्ले का बच्चा। तो ये राम दल्ला और कृष्ण दल्ला का क्या नहीं होता है? इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं। सीधा सवाल आएगा, वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें नहीं होता? राम दल्ला और कृष्ण दल्ला। एक आती है बैसासुर की फड़। बैसासुर की फड़। और ये भगवान बावरिया जाति में होते हैं बेटा, बैसरिया। हाँ, वैसे भी देख लो, बावरिया समुदाय के लोग भैंसा रखते हैं ना, तो ऐसे याद रखो। इसका वाचन नहीं होता, इसका वाचन नहीं होता, तो इसका मनन ही होता है। क्योंकि ये कब करे वाचन भाई? ये चोरी करने जाते हैं तब इसका मनन करते हैं। अब ये चोरी करने जाए और ढोलक ढालक भी साथ ले जाए, और फिर वहां जाके पहले वाचन करे और फिर उसके बाद में ये चोरी करे, तो इनके वाद्य यंत्र बजाते जनता। इसीलिए इसका क्या नहीं होता है? वाचन ही नहीं होता। इसलिए उस समय, क्योंकि चोरी कर रहे हैं तो देवताओं को तो याद तो करते ही है, भगवान बचा ले बचा ले, तो वो सीधी बात है। एक आती है भाई अमिताभ बच्चन की। हाँ, अमिताभ बच्चन की फड़ है, एग्जाम में आती है ये। अमिताभ बच्चन की फड़ जो होती है, इसमें अमिताभ बच्चन जो है ना, उसको बाबूजी के समतुल्य माना गया है। बाबूजी के समतुल्य माना गया है। और ये बाबूजी के बराबर, क्योंकि लोकप्रिय देवता कौन? बाबूजी। और लोकप्रिय अभिनेता कौन? अमिताभ। इसका वाचन जो है यहां पे नहीं हुआ, इसका वाचन हुआ अमेरिका में। इसका वाचन कहां हुआ? अमेरिका में।
तो ये तो अभिनेता से याद रख लो। और अमेरिका में रामलाल और पतासी ने किया। हाँ, बड़ी पसंद आई तेरे को पतासी। तो ये दोनों जो थे ये जोधपुर के रहने वाले थे और वहां जाके वाचन करके आते हैं। तो ये आप याद रख सकते हो। तो गोगा जी की फड़ का वाचन कौन करेंगे? बोलो। अभी पहले पूछूंगा खड़ा कर करके, उसके बाद में आज मुर्गे बनोगे तुम, ये ध्यान रखना। और राम दल्ला और कृष्ण दल्ला, राम दल्ला और कृष्ण दल्ला, इसमें किसका प्रयोग नहीं? बैसासुर की फड़ का क्या नहीं? वाचन नहीं। अमिताभ बच्चन की फड़ में पाबूजी की क्या माना है? वाचन कहाँ होगा? अमेरिका। रामलाल और पतासी क्या है इसकी? गायने वाले जोधपुर। डकोले हैं चौके। लोकप्रिय फड़ किसकी है? वाचन रायिका और वाद्य यंत्र। घोड़ी का नाम कैसा रंग में? दर्शन किसके? उधर घोड़ी का नाम लीलागर, रंग कैसा? हरा। और यहां से याद रख सकते हो रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़। क्षेत्र कौन सा आएगा? जैसे बीकानेर। और वाद्य यंत्र कौन सा? अब ये सब आपको वैसे भी याद है, एक बार पूरा का पूरा बता दो और फिर उसके बाद में देख। हाँ है भाई, चल रही है आजकल करंट में कुछ भी, तो वो देख लेना। अब उसके बाद में अगली बात बताओ कि हस्तकला का तीर्थ स्थल, हस्तकला का उद्योग केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर। याद रह जाएगी बात। उसके बाद में हस्तकला के लिए जो ग्राम स्थापित किए गए हैं वो कौन कौन से? हवाला ग्राम उदयपुर, पालगांव जोधपुर। और हस्तकला की आत्मा ब्लू पोट्री राजस्थान में कहाँ की है? जयपुर में। लाया कौन? कहां से लाया? लाहौर से। उसके बाद में सर्वाधिक विकास किस राजा के समय? कलाकार कितने थे? एक का नाम, दूसरे का? ये किससे सीख के आए? बोयाराम से। कहाँ गए थे? दिल्ली। पर प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत कौन सी स्कूल में थे? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। बोलो, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। और वहां पर वो भूर सिंह जी से सीखते हैं। और कितने रंगों का प्रयोग? पद्मश्री कब मिला? 74। उसके बाद वर्तमान में कलाकार गोपाल सैनी। और महिला कलाकार कितने तापमान पे तपाओ? और फिनिशिंग के लिए हकीक के पत्थर का प्रयोग। ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा और सवाई माधोपुर। कागजी पोट्री अलवर। सुनहरी पोट्री, पोकरनी पोट्री, रंग कौन सा? पिंक, उसको पोकरनी पोट्री भी कहते हैं। पिंक रंग है इसीलिए पोकरनी पोट्री भी कहते हैं। उसके बाद में अगली बात आती है यहाँ पे कि फड़ जो है, फड़ को लिखने वाला चितेरा, पढ़ने वाला, पढ़ के फट जाने पर कौन सी झील? इस पे कलप किसका चढ़ेगा? पहला ठप्पा कौन लगाए? बालिकाएं जो होती है वो। और इस पहले फड़ के पहला चितेरा कौन था? श्रीलाल जोशी। महिला चितेरी पार्वती जोशी जो होती है वो। और सबसे प्राचीन फड़ जो होती है वो? हाँ सर, हाँ क्लास में। बताओ क्या हुआ? बोलो बोलो। एक बार आप आ जाओ ना, यहाँ बात कर लो, वो वैसे दूर से। चलो वो कर लेंगे, इनसे एक बार बैठ के बात कर। ऐसे नहीं होता, वो बोल देंगे एक बार आओ आप। ठीक है। तो उसके बाद में प्राचीन फड़ कौन सी आएगी? और बड़ी फड़ भी सबसे अधिक चित्रों वाली कौन वाचन करेंगे? कौन से? वाद्य यंत्र जंतर। कौन से संग्रहालय में है? जर्मन संग्रहालय। उसके बाद में डाक टिकट कितने का जारी? सबसे लोकप्रिय फड़
वाद्य यंत्र कौन सा? रामदेव जी की पढ़ में भी रावण तक। किस पढ़ का वाचन नहीं होता? राम दल्ला और अच्छा, उसका वाचन नहीं होता कि वाद्य यंत्र नहीं बजता? वाचन भैसासुर की गण। और उसके बाद में एक पढ़ अमिताभ बच्चन की पढ़ जो है उसमें किसकी समतुल्य? उसका वाचन हुआ कहां पे? किसने किया है? रामलाल और पतासी। देवनारायण जी की घोड़ी कौन सी? कैसे रंग में? बाबू जी की घोड़ी कैसे रंग में? काले रंग में। सबसे पहले दर्शन किसके? बस यही बात है। लिखो सबसे पहले ब्लू पोट्री। याद तो क्यों नहीं होगा? है ही क्या है इसमें? उल्लेख ढंग से सुने तो सब कुछ याद हो। लिखो सबसे पहले ब्लू पोट्री। अरे चलो लिखो ब्लू पोट्री में। लिखो सामने ब्लू पोट्री में लिखो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। इसमें क्या हंसना था? स्वाभाविक प्रक्रिया है। घर में कोई चीखता है तब भी हंसते हो? हाँ हंसते, कोई नहीं हंसते। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। आजा आ गया, मैं बताऊं। ले, एक झापट में चीनी पता चल जाएगा। इसको यही नहीं पता चीनी मिट्टी। लिख लिया? उसके बाद में लिखो यह कला मूलतः, यह कला मूलतः लड़की होता किसी का घर बसाता तू, बिना लखन का हो गया। यह कला, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। यह कला मूलतः पर्शिया ईरान की है। सामने लिखा हुआ है यह कला मूलतः। बैठने दो मेरे को यहाँ पे। अरे ऊपर ही बैठ जाऊंगा मैं। अब बोलो, आराम करो। मूलतः पर्शिया ईरान की है। अभी भी कह रहा है, मारूंगा एक। पर्शिया ईरान की है, सामने लिखा हुआ है। उसके बाद में अगली लाइन में लिखो ईरान से मुगलों के समय लाहौर आई। ईरान से मुगलों के समय, अलग अलग लाइन लिखना भाई सब। मुगलों के समय लाहौर आई। ईरान से मुगलों के समय लाहौर आई ना, नहीं आई। एक झापट में आ जाएगी, बता दिया है। मुगलों के समय लाहौर आई, लिख लिया? उसके बाद में लिखो जयपुर में इस कला को मानसिंह प्रथम ले आया। जयपुर में इस कला को मानसिंह प्रथम लाया। ये आराम कर, खड़ा हो तू यहां से, खड़ा हो। अरे आवाज बंद, ऐ सुनो, आवाज बंद करवाना मेरे को आता है। खड़ा हो। भाई आप खड़े हो, इसको जाने दो। आप उधर हो जाओ। बैठ 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 यहां पे। अब अगर ये बोल भी जाए तो लड़की ये
लड़कियों से डरते हैं सब, अपने आप नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं निकलेगा अब इसका। यही बोल रहा था मैं, तभी तो गया था पीछे। एक और है वो बेटा, क्या लिखा? मानसिंह लाया। उसके बाद में लिखो, इसमें नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें नीले रुक जा, नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। नीले रंग, नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, लिख लिया? उसके बाद में लिखो, सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास। अच्छी आदतें नहीं है ये। पढ़ पुढ़ की अपनी तैयारी करो ना जाके, बैच खत्म जल्दी होगा, दूसरा सब्जेक्ट लगेगा। समय तुम्हारा खराब करे, हमारा क्या जा रहा, हम तो बैठे बैठे पैसे ले रहे हैं, चिल्लाए जाओ। सामने वाले डायरेक्टर से पूछ लो कितने देता है, हमारा क्या ही जाएगा। नहीं, क्या जाता है हमारा? हमारा कुछ नहीं जाता, तुम कितना ही कुछ भी कर लो, पढ़ा रहे सब में नुकसान तुम्हारा ही है बस। तो सर्वाधिक, अरे कहां जा रहा है? सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड, सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड। कोष्टक में लिख लो, मृत प्राय कला को पुनर्जीवित किया। कोष्टक में लिखना राम सिंह सेकंड के मृत प्राय कला को पुनः जीवित किया। मृत प्राय कला को पुनः जीवित किया। अच्छा, राम सिंह सेकंड के एरो लगा के लिखो कलाकार, यानी कि इनके टाइम में कलाकार कौन कौन थे? तो चूड़ामणि और कालूराम, चूड़ामणि और कालूराम। चूड़ामणि और कालूराम, इन दोनों के सामने एरो लगा के लिख दो। ये चूड़ामणि और कालूराम के सामने दिल्ली के भोलाराम से कला सीखी, दिल्ली के भोलाराम से कला सीखी। लिख दिया? दिल्ली के भोलाराम से कला सीखी। उसके बाद में लिखो प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार। आगे आगे प्रसिद्ध कलाकार अलग हेडिंग बनाओ, है तो इसी का ही कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत जी से एरो लगा लगा के लिखते जाना। जन्म मऊ, जन्म मऊ सीकर। आज के लिए चीजें पूछी जाती हैं। जन्म मऊ सीकर, सीकर सीकर। लिख दिया? गुरु का नाम लिखो, गुरु भूर सिंह, भूर सिंह लिखा हुआ है ना, मैं साइड में हो जाऊं। भूर सिंह जी। उसके बाद में लिखो इनका शिक्षण, शिक्षा, शिक्षा कहां से पूर्ण हुई थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, यहां से इनकी शिक्षा पूर्ण हुई है। लिख लिया? उसके बाद में लिख दो इसकी स्थापना 1857, स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना लिखना कोष्टक में 1857। 1974 में पद्मश्री मिला,
स्थापना 1857, 1974 में पद्मश्री। क्यों, तू पाकिस्तान का है क्या? अच्छा, इतना तो पता ही होता है, गांव में सुनते ही है इतनी तो। या इंग्लैंड में चला था भाई? लिखो, 25 रंगों का प्रयोग किया। 25 रंगों का प्रयोग किया। 25 रंगों का प्रयोग किया। उसके बाद में लिखो, वर्तमान कलाकार गोपाल सैनी। इसी की बातें चल रही है यार। तुमने क्या पढ़ा है फिर, ये ही नहीं पता किसमें है। निकल जाएंगे सब मजे अपने आप। पेपर होता है तब अपने आप निकल जाते हैं। दो चार जो दे लेते हैं ना, उनकी जबान ही नहीं निकलती। वर्तमान कलाकार गोपाल सैनी और महिला कलाकार नाथी बाई। महिला कलाकार नाथी बाई। लिख दिया। 800 सेंटीग्रेड तापमान पर तपाया जाता है। ब्लू पोट्री को, मटके को, और किसको? तेरे को तपा दे, भूंगड़ा बन जाएगा। 800 सेंटीग्रेड, साइंस का स्टूडेंट है, उससे पूछ के देख कितना हीट होता है। 800 सेंटीग्रेड तापमान पर तपाया जाता है। फिनिशिंग के लिए अकीक के पत्थर का प्रयोग होता है। अकीक, ए की कै। प्रतापगढ़ में मिलता था पहले है? हकीक तो कोई नहीं सुना। होता होगा कुछ भाई। गूगल कह रहा है। हाँ, स्टोन ही है। हाँ, तो वो भी हो सकता है। अकीक या हकीक लिख लो तो कोई बड़ी बात। अकीक ही सुना है हमने तो अब तक। अकीक के पत्थर, फिनिशिंग के लिए अकीक के पत्थर का प्रयोग होता है। फिनिशिंग फिनिशिंग के लिए अकीक के पत्थर का प्रयोग होता है। सामग्री लिखो, किस किस चीज से बनती है। गोबर लिख ले, गोबर। इसको ये ही नहीं पता क्या है। गोंद, कांच, गोंद का प्रयोग, कांच का प्रयोग। एक होता है क्लोराइड। मुल्तानी मिट्टी। ये सब आएंगी नहीं वैसे। इन सब का प्रयोग करते हैं इसको बनाने में। ठीक है। उसके बाद में लिखो, बात करते हैं तो कहां दिखेगा इनको। उसके बाद में लिखो, अब बोलूं?
लिखो तो। ब्लैक पोट्री, ब्लू खत्म, ब्लैक, ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री में लिखो कोटा व सवाई माधोपुर, कोटा व सवाई माधोपुर। इसमें काले रंग का प्रयोग किया जाता है, इसमें काले रंग का प्रयोग किया जाता है। काले रंग का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया। उसके बाद में लिखो कागजी पोट्री, अलवर, कागजी पोट्री, अलवर, कागजी पोट्री, अलवर। लिख लिया। इसमें लिख लो पतली परत के बर्तन बनाते हैं, पतली परत के बर्तन बनाने की कला। लिख दिया। फिर लिख लो सुनहरी पोट्री, बीकानेर, सुनहरी पोट्री, बीकानेर। उसके बाद लिखो पिंक पोट्री, पोखरण, जैसलमेर, पिंक पोट्री, पोखरण, जैसलमेर। पोखरण, जैसलमेर। लिख लिया। उसके बाद में लिखो पोट्री तो सब खत्म। अच्छा, इस पिंक पोट्री में लिखना मोनेडा पोट्री नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। वो मोलेला में वो बनती है, क्या नाम, टेराकोटा कला, वो अलग है। पिंक पोट्री में लिख दो यह पोट्री पोखरण के कुम्हार जाति के द्वारा तैयार की जाती है, पोखरण के कुम्हार जाति द्वारा तैयार की जाती है। कुम्हार जाति द्वारा तैयार की जाती है। इसमें गुलाबी व सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है। लिख दिया। फड़ छापो। और कैसे छापे, उल्टा करके छाप ले। अब तू झापट खाएगा। हटो हटो कर, चिल्ला रहा है फालतू।
क्या? हे भगवान। चावल का मांड, पानी। सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह सीता का बाप कौन है? तुम्हारा बाप कौन है तुम्हें पता है क्या? सुबह से शाम तक क्लास से ऐसी ही हो तो मास्टर सुसाइड कर ले। हैं? तो ऐसा थोड़ी होता है। सारे दिन बोलते रहते हैं, उसके बाद बार बार बुलवाने की आदत है। हम ये सोचते हैं कम से कम बोले ताकि ये काम आए एनर्जी पढ़ाने में। और ये बेवजह ही मजाक की चीजें बहुत सारी होती हैं, बेवजह की चीजों में क्या है टाइम खराब करना। नहीं, ऐसा तो क्या सोचेंगे, पहले ही पढ़ाए हुआ है जयपुर में तो। हाँ ये तो है, उदयपुर का बच्चा बोलता नहीं है। 4 घंटे बैठा रहेगा बाहर, बीच में टॉयलेट भी नहीं जाएगा वो। क्लास में बैठा रहता है तो बैठा ही रहता है, वो उठते नहीं है जब तक मास्टर की अनुमति नहीं हो। छोड़ के क्या है, अपन तो अभी रोज उसके फोन मैसेज आते रहते हैं। इसका क्या छोड़ना ओढ़ना। जिस दिन इधर के नहीं पढ़ेंगे बांसवाड़ा चले जाएंगे। पहले से तैयार कर रखा है। हाँ भाई, बच्चों को क्या चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए बस। खूब कर लिया, मैंने तो सब जगह पढ़ा लिया। ओ, 16 में ही पढ़ा लिया है। अलवर पढ़ा लिया, 17 में शायद।
ये क्या सुबह तक लिख लेगा कल तक? शुरू हो गया? इसका चितेरा याद रखो तो रख लेना, दूलजी। और ये हाड़ौती प्रदेश की है। अब किसकी क्लास है? टेस्ट पेपर अब 1 घंटे। कल्चर का और किसका? और क्या, खगोल शास्त्र का लूंगा मैं। साइंस की? वो रोजे शुरू हो गए ना उनके, इसलिए 102 नहीं लेते वो। है क्या लिखा हुआ है? पता नहीं भाई, कहाँ पढ़ लिया तूने? होगा भाई कोई, हमने तो देखा नहीं कभी। उसमें दे रखा है? कौन सी है त्रिपुरा सुंदरी? वो तो 10th में भी लिख रखा होगा। क्या? कौन सा बात? चितेरा दूलजी देखा ना? कौन सी? हुकमचंद जैन? हुकमचंद जैन? ये कौन सी है? कहाँ लिखा हुआ है? अंडरलाइन में कहा है? दूसरा आ गया। हुकमचंद जैन की है किताब तो ये। अच्छी बात। ये उसमें हुकमचंद जैन की है क्या पुस्तक, है ना? नई वाली में अपडेट हुआ होगा। आ गया क्या टेस्ट पेपर? पेपर आ गया? अरे छोरे बात मत करो।